हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो कहेंगे क्या, अगर सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो सूर्य की तरह जलना सीखिए। मतलब अगर सूर्य की तरह बनना चाहते हैं, अगर अच्छा इंसान बनना चाहते हैं तो कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। तो इसी शुभकामनाओं के साथ आज हम क्लास 10th के जो तीसरा लेसन है जो हमारा चल रहा है उसके पार्ट 3 में आ गए हैं। और इस वीडियो में आज आपका ये जो चैप्टर है बिल्कुल अच्छे तरीके से आज समाप्त हो जाएगा। और कुछ MCQ जो प्रश्न हैं जो बिहार बोर्ड में पूछा गया है इस चैप्टर से, उसको भी चर्चा कराएंगे। तो आप लोग अगर पहला पार्ट और दूसरा पार्ट अगर नहीं देखे होंगे तो आपसे उम्मीद है कि आप ज़रूर देख लीजिएगा। अगर नहीं देखिएगा तो आपको ये समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो इसीलिए आप पहला दूसरा को देखकर उसमें के जितने नोट्स है उसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं। जो हमारा तीसरा जो है पार्ट, उसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर जितना था कि कल पहला और दूसरा पार्ट में दृष्टि दोष क्या होता है, दृष्टि क्या होता है, मानव नेत्र क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, प्रिज्म क्या होता है, इससे जुड़े सभी प्रश्नों को हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हमारा जो प्रश्न है रेनबो, जिसका नाम है मानव नेत्र। मानव नेत्र चैप्टर में जिसका टॉपिक का नाम है हम लोग पढ़ेंगे इंद्रधनुष, जिसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में रेनबो। क्या बोलते हैं? रेनबो। आप लोग इसी को बोलते हैं अपने भाषा में पंचसोखा। सुने होइएगा, पंचसोखा। एक बहुत सुंदर, यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं कि आसमान में एक रंग बिरंगे, आप कभी कभी अब बच्चे में तो आपको लगा हो कि सर जादू हो रहा है वहाँ पर, लेकिन वो जादू नहीं है, फिजिक्स का कमाल है। और एकदम खूबसूरत सप्तरंगी 7 रंग की संरचना देखने को मिलता होगा। और आप लोग उसी को अपने भाषा में बहुत बच्चे बोलते हैं पंचसोखा। तो ये जो दिख रहा है ना अर्धवृत्ताकार जो संरचना, इसी का नाम है इंद्रधनुष, रेनबो। क्या नाम है? रेनबो। इसी का नाम है रेनबो। तो ये जो रेनबो है ये होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। ये कैसे बनता है? तो रेनबो में 7 रंग होता है। कितने रंग होता है? 7 रंग होता है। और ये रेनबो कैसा बनता है तो देखिएगा, अर्धवृत्ताकार संरचना में बनता है। कैसी संरचना में बनता है? अर्धवृत्ताकार संरचना में बनता है। और रेनबो कब बनेगा इंद्रधनुष? जब बारिश होगी तब। बिना बरसात के ये नहीं बनेगा। वर्षा होगी और पानी की बूंदे आसमान में जब लटक जाती है, वायुमंडल में जब अटक जाती है और उससे जब प्रकाश किरण गुजरता है तो वहाँ पर हो जाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण और अपवर्तन के कारण वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है और आसमान में एक सुंदर सा आकृति बन जाता है। उसी आकृति को बोलते हैं, अद्भुत नज़ारा को ही बोलते हैं इंद्रधनुष बोलते हैं। तो ये कब बनेगा? ये सुबह के समय बनता है, नहीं तो शाम के समय। आपसे पूछेगा इंद्रधनुष कब बनेगा तो सुबह में बनेगा, सुबह में बनेगा और नहीं तो शाम में बनेगा। दोपहर में कभी नहीं बनता है। सुबह के समय किधर बनेगा तो सूरज पूरब में उगता है तो इंद्रधनुष बनेगा किधर? पश्चिम में बनता है। किधर बनेगा? पश्चिम में। और शाम के समय आपका बनेगा किधर? तो पूर्व में बनेगा, क्योंकि शाम में सूरज किधर होता है? पश्चिम में होता है। तो इधर से प्रकाश मारेगा तो पूरब में जाके बनेगा। सुबह में पूरब सूरज पूरब में होता है, इधर से फोक्सिन मारेगा प्रकाश तो इधर बन जाएगा आपका इंद्रधनुष। तो इस तरह से सुबह में बनेगा, नहीं तो शाम के। सुबह में बनेगा आपका पश्चिम दिशा में, शाम में बनेगा आपका पूर्व दिशा में। वर्षा के बाद आसमान में, बोलिएगा, वर्षा के बाद आसमान में बनने वाली खूबसूरत सप्तरंगी आकृति को क्या बोलते हैं? इंद्रधनुष बोलते हैं। और यहाँ पर चित्र देख सकते हैं। क्या इसमें लिखिएगा क्या कि वर्षा के पश्चात वायु में उपस्थित छोटे छोटे जो धूल कण होते हैं से प्रकाश की बूंदें लटकती होती है। मतलब जितने वर्षा के बाद होती है वायु में उपस्थित छोटे छोटे धूल कण, उसमें बारिश की जो बूंदें होती है अटक जाती है, जिससे प्रिज्म की तरह कार्य करता है। और जब सूर्य का श्वेत प्रकाश इन बूंदों से अपवर्तित होता है तो सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है और आकाश में एक विशेष प्रकार की आकृति बनती है, जिसे क्या कहते हैं? इंद्रधनुष कहते हैं। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। मतलब सूर्य की किस दिशा में? विपरीत। सूरज है पश्चिम में तो बनेगा पूरब में, अगर पूरब में है तो पश्चिम में बनेगा। हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। इंद्रधनुष में सबसे बाहर लाल रंग का होता है और अंदर बैंगनी रंग का होता है। अब कभी कभी देखिएगा कि इंद्रधनुष ना 2 तरह का बन जाता है।
तो एक प्राथमिक इंद्रधनुष नाम बोलते हैं, एक का द्वितीय इंद्रधनुष बोलते हैं। अगर प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है कि ऊपर वाला सिरा आपको लाल देखने को मिलता है। यहाँ पर देख सकते हैं जो चित्र है ये आपका प्राथमिक है, प्राइमरी रेनबो है। और कभी कभी क्या होता है कि रेड जो होता है अंदर की होता है, ऊपर बैगनी हो जाता है, तो वहाँ पर बन जाता है आपका द्वितीयक। तो आपको 10th में इतना ही जानना है, लेकिन हम बता दिए कि प्राथमिक इंद्रधनुष क्या है। तो बोलिएगा वैसा इंद्रधनुष जिसका ऊपर वाला सिरा बोलिएगा लाल होता है और अंदर वाला जो होता है बैगनी होता है, उसे प्राथमिक बोलते हैं। और द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या होता है कि ऊपर वाला क्या होगा, बैगनी होगा, ऊपर वाला बैगनी होगा, नीचे वाला अंदर वाला लाल होगा। और प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है, वो अधिक चमकीला होता है, और द्वितीयक इंद्रधनुष जो होता है एकदम कम चमकीला होता है। तो आप इंद्रधनुष समझ गए होइएगा। बोलिएगा वर्षा के बाद आसमान में बनने वाली खूबसूरत सप्तरंगी आकृति को क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने प्यारे प्यारे जितने प्यारे आपके सहपाठी है, दोस्त है, आपके मित्र मंडली है, सब पर शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस चैनल ग्रो करे और आपके लिए एक पर एक वीडियो लाए और एक एक टॉपिक को बताए, ताकि बिहार में अच्छा कर सके। और 9th का भी, 11th का भी, 12th का भी बस कुछ ही समय में इस प्लेटफॉर्म पे क्लास एकदम सक्रिय रूप से जारी होगी। तो आप जितने भी आपके संपर्क में 9th के बच्चे होंगे, 11th के होंगे, 12th के होंगे, उनको भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि चैनल सब्सक्राइब कर लेगा। सब्सक्राइब करेंगे तो बिना ही यूट्यूब पर सर्च मारे हुए आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में वीडियो पहुंच जाएगा। तो इस पर ध्यान दीजिएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि दृष्टि निर्बाध क्या होता है। अब देखिए कि जब हम कोई वस्तु को देख लेते हैं, कोई अनजान वस्तु, हम ट्रेवल कर रहे हैं, गाड़ी में यात्रा कर रहे हैं, लेकिन आसपास में बहुत सारी वस्तु देखते हैं, और देखने के बाद क्या होता है कि कुछ क्षण तक उसका प्रतिबिंब हमारे माइंड में रहता, फिर गायब हो जाता है। कुछ क्षण तक रहा, गायब हुआ, मतलब नया चीज़ देखे फिर गायब हो गया। तो कितने समय तक रहता है, 1/16 सेकेंड। मतलब कोई वस्तु को आप देख लिए तो 1/16 सेकेंड तक वो आपके जेहन में रहता है, नेत्र में, जेहन में रहता है। तो जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, लेकिन जब वस्तु हम अपनी नज़र के सामने से हटा देते हैं फिर भी रेटिना पर कितना सेकेंड रहता है, तो 1/16 सेकेंड। ठीक है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर। जब रेटिना पर से वस्तु प्रतिबिंब बनता है, लेकिन वस्तु को जब हटा देते हैं फिर भी रेटिना पर कितना सेकेंड रहता है, 1/16 सेकेंड। ठीक है, इससे ही क्या कहते हैं, दृष्टि निर्बाध कहते हैं। चलिए इसको भी नोट कर लीजिएगा। अब आइए हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है। ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है, नोट कर लीजिएगा। वायुमंडलीय अपवर्तन, इसी अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण जब आती है, यहाँ पर सूर्य हमसे काफ़ी दूर है, और काफ़ी दूर होने के कारण वायुमंडल के विभिन्न परतों से होकर गुजरता है, और अलग अलग माध्यम वहाँ पर मौजूद होता है, अलग अलग परत होता है, और उन परतों से प्रकाश गुजरता है तो प्रकाश जो है विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। वो घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। और अपवर्तन में क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, तो अपवर्तन होता है। और इसी अपवर्तन के कारण जो होता है तारे जो है टिमटिमाते नजर आते हैं। इसको क्या नोट करिएगा कि हमारा वायुमंडल विभिन्न परतों से मिलकर बना है। हमने बताए हैं कि हमारा वायुमंडल है विभिन्न परतों से मिलकर बना होता है। इन परतों का घनत्व अलग अलग होता है। आपको पता है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ठीक है ना, मध्य मंडल, अधोमंडल भी बोलते हैं समताप मंडल के, फिर बहिर्मंडल होता है। इस तरह से कई परतों में बांटा हुआ है हमारा जो वायुमंडल है। और इन परतों का घनत्व क्या होता है, अलग अलग होता है। कहीं सघन माध्यम हो और कहीं क्या होता है, विरल माध्यम होता है। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायुमंडल के विभिन्न परतों से क्या होता है, अपवर्तन होता है, थोड़ा थोड़ा मुड़ता है रहता है। इसी को कहते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। अगर ये नहीं याद होगा, एक लाइन में बोलिएगा कि वायुमंडल में उपस्थित परतों द्वारा प्रकाश जब गुजरता है तो विचलित होते रहता है। इसी परिघटना को बोलते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। और इसी घटना के कारण क्या होता है, जो तारा है, तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। ठीक है, कैसा दिखता है, टिमटिमाता। तारे क्यों टिमटिमाते हैं तो आप बताइएगा, किसके कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अब प्रश्न आ भी गया यहाँ पर कि तारे जो है क्यों टिमटिमाते हैं।
ठीक है, तारा जो है टिमटिमाता नजर आता है, आखिर क्यों? तो हमने बताए हैं कि तारे हमारे पृथ्वी से बहुत दूर है। ये जान लीजिए, ग्रह बहुत नज़दीक है, हम लोग जिस धरती पर आ रहे हैं वो भी ग्रह है, लेकिन ग्रह नहीं टिमटिमाता है। तारा काफ़ी दूर है, बहुत दूरी पर स्थित है, जिस कारण से तारे की आने वाली प्रकाश जो होती है वायुमंडल के कई परतों से होकर गुजरता है, और कई परतों से गुजरने के कारण वहाँ पर अपवर्तन होता है। और अपवर्तन होता है तो कौन अपवर्तन? तो वायुमंडल के परतों से होकर गुजरता है, तो वहाँ पर होता है वायुमंडलीय अपवर्तन, और वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे क्या है? टिमटिमाते नजर आते हैं। तो तारे हमारे पृथ्वी से बहुत दूर होते हैं। ठीक है, तारे से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें भिन्न भिन्न वायुमंडलीय अपवर्तन के बाद हमारी आंख तक पहुंचता है, जिस कारण से तारे कैसे दिखाई देता है? टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ठीक है, क्या बोलिएगा कि पृथ्वी से तारे जो है हमसे काफ़ी दूरी पर स्थित होता है, तारे जो है हमसे काफ़ी दूरी पर स्थित होता है, जिस कारण से तारे से आने वाली प्रकाश को वायुमंडल के कई सारी परतों से होकर गुजरना पड़ता है, और उन परतों से होता है प्रकाश का अपवर्तन। कौन अपवर्तन? तो वायुमंडलीय अपवर्तन, और इसी कारण से तारे जो है हमें कैसा दिखता है? टिमटिमाता। चलिए आगे का प्रश्न है कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? अब देखिए, ग्रह जो है, पृथ्वी एक ग्रह है और हमारे पास में है, मतलब ग्रह बहुत नज़दीक है। ग्रह क्या है? बहुत नज़दीक है। ग्रह क्या है? तारे की तुलना में पृथ्वी से काफ़ी क्या है? नज़दीक होता है, और यह एक विस्तृत पिंड जैसा होता है, इसलिए यहाँ से आने वाली प्रकाश की किरणें विचलित नहीं होती है। जो चीज़ नज़दीक में है और नज़दीक में है तो उससे आने वाली प्रकाश जो है विचलित न के बराबर होती है, और ऐसे भी ग्रह के पास अपना कोई भी प्रकाश नहीं होता है और सीधे हमारी आंखों तक पहुँच जाती है, जिस वजह से चंद्रमा एवं ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। क्योंकि तारे के पास तो प्रकाश है, लेकिन ग्रह के पास कोई प्रकाश नहीं, और ग्रह काफ़ी नज़दीक में होता है, जिस वजह से हमें ग्रह जो है टिमटिमाते हुए नज़र नहीं आते हैं। क्या बोलिएगा? चंद्रमा, अगर पूछेगा चंद्रमा क्यों नहीं टिमटिमाते, तो दोनों का इसमें शामिल कर दिए हैं कि चंद्रमा तथा ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, क्योंकि ग्रह तारे की तुलना में पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक होते हैं। यह एक विस्तृत पिंड जैसा होता है, इसीलिए यहाँ से आने वाली प्रकाश की किरणें विचलित नहीं होती है और सीधे हमारी आंखों तक पहुँच जाती है, अतः चंद्रमा में ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। चलते हैं आगे के प्रश्न में। अगला मेरा प्रश्न है टिंडल प्रभाव। ठीक है, टिंडल प्रभाव, इसके बाद जो है हम लोग इस चैप्टर पर जितना MCQ प्रश्न है उसको भी चर्चा करेंगे। टिंडल प्रभाव क्या होता है? एक जान लीजिए, कोलाइडी विलयन। कोलाइडी माध्यम क्या होता है? आप अपने घर में एक रोशनदान होगा, उससे देखिएगा ना, जो प्रकाश गुजरता है तो एक छोटी छोटी निलंबन कणों दिखाई देता है, छोटी छोटी कण। ठीक है, अगर ये कोई छिद्र होगा उससे प्रकाश प्रवेश करेगा, छोटे छोटे आपको ना प्रकाश में कण दिखाई देगा, उस कण को बोलते हैं। दूध में भी कुछ कण होता है, उस सबको कोलाइडी विलयन बोलते हैं, और कोलाइडी विलयन से जब प्रकाश गुजरता है तो प्रकाश का होता है प्रकीर्णन। क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। इसी प्रभाव को बोलते हैं टिंडल प्रभाव। बोलिएगा, जब कोलाइडी विलयन से प्रकाश गुजरता है तो उसका प्रकीर्णन हो जाता है, इसी प्रभाव को बोलते हैं टिंडल प्रभाव। क्या लिखिएगा आंसर में? इसका आंसर नोट करिएगा। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को ही क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव कहा जाता है। मतलब किसी कोलाइडी विलयन से जब प्रकाश गुजरता है तो उसका क्या हो जाता है? प्रकीर्णन हो जाता है। और प्रकीर्णन मतलब हमने बताते हैं क्या, कि जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल में उपस्थित कणों द्वारा टकरा कर फैल जाती है, वही घटना क्या कहलाती है? प्रकीर्णन। ठीक है, इस तरह से हम लोग जाने हैं मानव नेत्र में जितने भी प्रश्न हैं सभी को हम एकदम अच्छे तरीके से चर्चा किए हैं। अब आपसे हम प्रश्न करते हैं, पढ़ने के बाद इस चैप्टर से जितना भी प्रश्न बन रहा है उसका चर्चा हम कर लेते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न है उसका चर्चा कर लेते हैं और आपसे बनवाते हैं, देखते हैं कि पढ़ने के बाद बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल आपसे भी बनेगा, आप ध्यान बस देते रहिए कैसे बन रहा है, और आपको होमवर्क के रूप में भी हम देंगे। चलिए, हमारा जो पहला प्रश्न है रहेगा, हमारा पहला प्रश्न रहेगा आपसे, पहला प्रश्न रहेगा अब जो है हम क्लास जो 10th के तीसरा चैप्टर मानव नेत्र को अच्छे तरीके से ख़त्म कर दिए हैं, और इस पर आने वाली कुछ प्रश्न जो है उसको हम बनवा रहे हैं आपसे। पढ़ने के बाद आपका भी टेस्ट होगा, मेरा भी मूल्यांकन होगा, और देखते हैं कि कितने अच्छे से और समझ के साथ बन रहा है। ठीक है,
हमारा पहला प्रश्न है, आपका पहला प्रश्न क्या है, तो बोलिएगा दीर्घ दृष्टि दोष, ठीक है, के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। निवारण मतलब समस्या को दूर करना। जो दीर्घ दृष्टि दोष है उसको दूर करने के लिए रोगी के चश्मा में कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं। हमने बताया कि दृष्टि दोष क्या होता है, 4 प्रकार के होता है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता। और निकट दृष्टि दोष में भी बताया कि निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर के नहीं। दीर्घ दृष्टि दोष में आपको बताया है कि दूर की वस्तु दिखाई देती है निकट की नहीं। जरा दृष्टि दोष में बताया कि दोनों खराब हो जाता है, निकट और दूर दोनों खराब हो जाता है। और बताया अबिंदुकता में कि एक वस्तु कई जगह दिखाई देती है तो अबिंदुकता होता है। और उसको निवारण करने के लिए हम सब में बताए हैं कि उसमें कौन कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं। तो दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए गोलीय बेलनाकार लेंस नहीं, समतल लेंस नहीं, अवतल लेंस नहीं, क्या होगा, उत्तल लेंस। कौन लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस। अब बता दीजिए आप इसी के साथ निकट दृष्टि दोष, ठीक है, निकट दृष्टि दोष रहेगा तो आप कौन लेंस का प्रयोग करिएगा, तो आप बताइएगा कौन लेंस होगा, आप बताइएगा अवतल। कौन लेंस, अवतल। ये जान गए। आप एक और बता दीजिए कि जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन लेंस, तो आप बताइएगा उत्तल भी अवतल भी, क्योंकि हम निकट की वस्तु भी नहीं दिखाई देती है नहीं दूर के, तो इसको बोलते हैं दोनों लेंस को बाईफोकल लेंस, बाईफोकल लेंस या द्विफोक्सी लेंस इसको बोलते हैं, ठीक है। एक और बता दीजिए अबिंदुकता, अबिंदुकता, अबिंदुकता। इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए आपको हमने बताए हैं किस प्रकार का लेंस, तो आप बताइएगा सर बेलनाकार लेंस। कौन लेंस, बेलनाकार लेंस। इस तरह से चारों दोष को निवारण करने के लिए हम बता दिए कौन लेंस का प्रयोग करेंगे। दीर्घ दृष्टि दोष के लिए उत्तल, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल, जरा दृष्टि दोष के लिए बाइफोकल और अबिंदुकता के लिए बेलनाकार, ठीक है। आपका रिवीजन भी हो गया। चलते हैं आगे के प्रश्न में। दूसरा हमारा प्रश्न है किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है, मतलब किस रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे ज़्यादा होता है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। तो बताइएगा कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होता है, 7 होता है। कौन कौन होता है, तो हमने बताए हैं वैजानिह, ट्रिक बोले हैं वैजानिह पिनाला, ये याद रखिएगा, ठीक है। वैजानिह पिनाला, वैसे बैगनी, क्या बताएं बैगनी, जा से हो जाएगा आपका जामुनी, ठीक है, नी से नीला, फिर आपका हो जाएगा हरा, फिर हो जाएगा पीला, ठीक है, फिर आपका हो जाएगा नारंगी, फिर हो जाएगा आपका लाल। इस तरह से कितने रंग हुआ, 1 2 3, यहाँ पर 4 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 7। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होता है। इस 7 रंगों में सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य जो होता है आपका लाल का होता है, मतलब उस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है जो दूर से देखने पर भी आपको एकदम अच्छे तरीके से क्या है दिखाई पड़े। तो लाल रंग है, आप दूर से भी देखिए तो आपको एकदम अच्छे तरीके से दिखाई देगा। और वैसे ही रंग को बोलते हैं उसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, ज़्यादा होता है। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य बता दीजिए, अधिक तो जान गए, सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो होता है, कम तरंगदैर्घ्य की बात करेंगे आपसे तो कम तरंगदैर्घ्य बताइए किसका होता है, तो सबसे कम जो होता है आपका बैगनी का होता है। किसका होता है, बैगनी का। चलते हैं आगे की प्रश्न में। अगला हमारा प्रश्न है कि किसी अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है, हमने बताए थे काला प्रतीत होता है। ऑप्शन में देखिए नीला नहीं, लाल नहीं, इनमें से कोई नहीं, यहाँ पर है काला। अब आपके माइंड में चलेगा काला क्यों प्रतीत होगा, तो हमने बताए हैं, अगर नहीं देखे तो देख लीजिएगा। इसलिए काला प्रतीत होता है क्योंकि अंतरिक्ष में कोई भी वायुमंडल नहीं है, और वायुमंडल नहीं है तो वहाँ पर प्रकाश की किरणें नहीं फैलती है, तो वहाँ पर अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखता है, काला दिखता है। 4 नंबर हमारा प्रश्न है टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना, अभी हमने पढ़ाए हैं कि टिंडल प्रभाव में कि जब कोलाइडी विलयन से प्रकाश गुजरता है तो वहाँ पर प्रकाश का क्या होता है, प्रकिरणन। क्या होता है, प्रकिरणन। प्रकाश का परावर्तन नहीं, अपवर्तन नहीं, विक्षेपण नहीं, क्या होता है, प्रकाश का प्रकिरणन। आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश का प्रकिरणन। हमारा 5 नंबर प्रश्न है किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोक्सी, जिसको बोलते हैं बाईफोकल, बाईफोकल क्या बोलते हैं, बाईफोकल, बाईफोकल लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। अभी हमने आपको बताए हैं किस लेंस में, तो आप कमेंट करके बताइएगा। निकट दृष्टि दोष नहीं, इसमें तो करते हैं किसका, इसमें करते हैं उत्तल का प्रयोग। दीर्घ में तो नहीं, दीर्घ में तो करते हैं अवतल का प्रयोग, अवतल का करते हैं। मोतियाबिंद इसमें भी नहीं, कौन हो जाएगा आपका जरा दृष्टि दोष। इसको दूर करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं द्विफोक्सी लेंस।
द्विफोक्सी लेंस या इसी को कहते हैं बाईफोकल लेंस। ठीक है, आपको एकदम माइंड में सेट हो गया होगा। चलते हैं 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है, एक साधारण प्रिज्म में कितने सतह से घिरा होता है? प्रिज्म क्या होता है ये हम बताए हैं कि 2 समतल पृष्ठों से घिरे जो पारदर्शी माध्यम होता है इसे प्रिज्म कहते हैं। और प्रिज्म से होकर जब प्रकाश गुजरता है श्वेत प्रकाश तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। और सबसे पहले एक परिघटना की खोज किया था न्यूटन, और न्यूटन किया था, और न्यूटन जो 7 रंग प्राप्त किया था उसको कहा गया वर्णपट। ये प्रिज्म है, और ये प्रिज्म से जब होकर प्रकाश गुजरता है तो कितने रंगों में विभक्त हो जाता है? 7 रंगों में हो जाता है। कितने रंगों में? 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी परिघटना को बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, तो कितने फलक होते हैं? तो हम बताए थे आपको 5 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं? 5 फलक होता है। प्रिज्म के अपवर्तन कोण का मान कितने डिग्री होता है ये भी बताया था कि 60 डिग्री होता है। कितने डिग्री होता है? 60 डिग्री। चलिए अब आपका प्रश्न है 7 नंबर की, आंख व्यवहार होता है अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह, इनमें से। तो दर्पण की तो बात करना ही नहीं है, आंख में दर्पण की बात यहाँ नहीं करेंगे। अब बच गया 2 तो बताइए मानव नेत्र में कौन सा लेंस लगा होता है? तो हम आपको बताए थे कि मानव नेत्र में जो आपका लगा होता है कौन सा लेंस लगा होता है? तो हम बताए थे मानव नेत्र में आपका जो लगा होता है, मानव नेत्र में जो लगा होता है आपका उत्तल लेंस लगा होता है। इस तरह से उत्तल लेंस द्वारा इस ये जो होता है मानव नेत्र अटका होता है। तो कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस लगा होता है। कौन लेंस लगा होता है? उत्तल लेंस। जिस लेंस का मध्य भाग जो होता है मोटा होता है और किनारा पतला होता है उसे कौन लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस। ठीक है, कौन लेंस हो गया? उत्तल लेंस। अब बताइए जरा कि उत्तल लेंस लगा होता है तो मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है तो कैसा बनता है? तो वस्तु से छोटा बनता है। कैसा बनता है? छोटा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है। एक आपसे प्रश्न करेंगे और कमेंट करके आप बता दीजिए कि मानव नेत्र के किस भाग को जब दान किया जाता है, नेत्र डोनेट किया जाता है, आंख का दान किया जाता है तो किस भाग को दान किया जाता है? आप कमेंट करके, अगर आपको पता होगा, हम बताए थे तो आप बता दीजिए कमेंट करके। ठीक है, चलते हैं हम अपने 8 नंबर प्रश्न में। 8 नंबर प्रश्न है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। अभी हम बताएं कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो आप बताइएगा सर क्या चीज़ पर? तो रेटिना पर। किसका? रेटिना पर। अब देख लीजिए रेटिना कहाँ है? कॉर्निया? बिल्कुल नहीं। परितारिका नहीं, पुतली नहीं, दृष्टिपटल। क्योंकि रेटिना को ही बोलते हैं हिंदी में दृष्टिपटल। क्या बोलते हैं? दृष्टिपटल। दृष्टिपटल पर ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। हमने बताया कैसा बनता है? तो छोटा बनता है, वास्तविक बनता है, और वास्तविक के साथ क्या फ्री दीजिएगा? तो आप उल्टा दीजिएगा, और आभासी के साथ हमेशा सीधा। हमारा 9 नंबर प्रश्न है कि 1 एंगस्ट्रम का मान होता है। तो हमने बताए थे कि 1 एंगस्ट्रम में कितना मीटर होता है? तो 10 के पावर -10 मीटर। अब जरा ये भी आप बता दीजिए कि 1 मीटर में कितना एंगस्ट्रम होता है? तो आप बताइएगा कि सर 10 के पावर प्लस में होगा आपका 10 एंगस्ट्रम होगा। तो इस तरह से जान गए 1 एंगस्ट्रम में 10 के पावर -10 मीटर और 1 मीटर में 10 के पावर 10 एंगस्ट्रम। तो देख लीजिएगा 1 एंगस्ट्रम में कितना मीटर? 10 के पावर -10 मीटर। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया? सही हो गया। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा कि सर बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। चलते हैं 10 नंबर प्रश्न कि श्वेत रंग कितने रंगों से मिलकर बना होता है? जो श्वेत प्रकाश होता है, श्वेत प्रकाश पहले कहते किसको है? तो सूर्य का जो प्रकाश होता है उसी को बोलते हैं हम लोग श्वेत प्रकाश। और श्वेत प्रकाश में कितने रंग होता है? तो हम आपको बताए थे कितने रंग होता है? वैजानी पिनाला। अब बता दीजिएगा कि सर कितने रंग होता है? तो आप बताइएगा कि सर 7 रंग होता है। कितने रंग होता है? देखिए 7 रंग होता है। कितने रंग होता है? 7 रंग होता है। 5 नहीं, 4 नहीं, 3 नहीं, कितना होता है? 7। ठीक है, इस तरह से हम 10 प्रश्न बनाए हैं। हमको लग रहा है कि आपसे सभी प्रश्न अच्छे तरीके से बन रहा होगा। एक प्रश्न आपको हम देंगे होमवर्क के रूप में। ये आपका HW रहेगा और HW में आप सभी को इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताना होगा कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, होमवर्क क्यों रहेगा। और आप कमेंट करके बताइएगा कि जो 7-11 नंबर प्रश्न है इसका आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? ए होगा, बैगनी होगा, कि बी में हरा, कि सी में लाल, और डी में इनमें से कोई नहीं। इस तरह से
एक और आपको वीडियो लेकर आएंगे, उसमें सीरीज चलेगा ऑब्जेक्टिव की, और चैप्टर के जितना ऑब्जेक्टिव है पूछा गया है और पूछा जाएगा सभी की चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।